नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, अजीत पवार ने अपना पाला बदल दिया है। तब से सबसे ज्यादा खलबली मची है उद्धव ठाकरे की शिवसेना में। उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस बात से डरी डरी हुई है कि आखिर महाविकास आघाड़ी का क्या होगा। उद्धव ठाकरे जिनके कंधे पर बैठे थे वो शरद पवार हैं। शरद पवार ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था और अब शरद पवार की ही पार्टी को ले उड़े हैं अजीत पवार। शिवसेना ने अब तक शरद पवार की एनसीपी पार्टी के पाला बदलने को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। संजय राउत तो आए दिन कोई ना कोई बयान देते रहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अब तक अपनी जुबान से एक लफ्ज तक बाहर नहीं निकाला है। उद्धव ठाकरे राह देख रहे हैं या फिर उद्धव ठाकरे ऐसा कुछ जानते हैं जो दूसरों को नहीं पता, या फिर उद्धव ठाकरे सीधे कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं जो फैसला अनपेक्षित है। महाराष्ट्र की राजनीति का अगला अंक क्या होगा, सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में अगले 1.5 साल में कई सारे चुनाव होने हैं। ग्राम पंचायत, जिला पंचायत से लेके महानगर पालिका और उसके बाद लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव तक होने हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के साथ जो कुछ नेता बचे हैं उन्होंने अलग अलग जगहों पर मीडिया से बात की है। उद्धव ठाकरे के करीबियों में से एक है विनायक राउत। विनायक राउत ने चिपलुण में मीडिया से बात की और कहा कि अब बहुत हो गया, लोग ये चाहते हैं कि शिवसेना अपने बलबूते पर यहां से आगे बढ़े। विनायक राउत ने क्या कहा, आइए सबसे पहले वो हम सुन लेते हैं। मी आत्ताच उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारांची प्रेस ऐकत होतो आणि त्यावेळेला त्यांनी जे सांगितलेलं आहे की या बंडाच्या बाबतची सर्व कल्पना आम्ही वरिष्ठांना देत होतो, हा एक शब्द त्याच्यामध्ये आहे। आता अजितदादांचा अजून वरिष्ठ कोण ते त्यांनी काही नाव सांगितलं नाही, परंतु साहजिकच आहे सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये अख्खा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तिथे जातोय म्हणजे नेमकं काय आहे हे प्रश्न सर्वसामान्य लोकांच्या मनामध्ये निर्माण झालेला आहे। आजच्या या राजकीय भूकंपामुळे महाविकास आघाडीवरती नेमका काय परिणाम होणार, महाविकास आघाडी राहील का? नाही, आता याबाबत पक्षप्रमुख माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब आपली भूमिका उद्या परवा 2 दिवसात स्पष्ट करतीलच, परंतु एक मात्र नक्की, महाराष्ट्रातल्या सर्व जनतेला, शिवसैनिकांना राहून वाटतंय की आता पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी स्वतंत्र चलो, अकेला चलो हा नारा द्यावा आणि राजकारणाच्या पुढच्या सर्व कामकाजामध्ये सहभागी व्हावं, अशा पद्धतीची भावना सर्वसामान्य महाराष्ट्रातल्या जनतेची आहे। विनायक राउत ने मीडिया के साथ की बातचीत में ये बताया कि उन्हें अब एनसीपी पर शंका हो रही है। उन्होंने ये बताया कि अजीत पवार ने खुल्लम खुल्ला मीडिया के सामने बाइट में बता दिया है कि उन्होंने अपने सीनियर्स को बताने के बाद ही ये बगावत की है। ऐसे में अब शिवसैनिकों की भावना है कि शिवसेना अपने दम पर यहां से आगे बढ़े। दोस्तों, वैसे शिवसेना इतनी आगे निकल चुकी है कि अब उसके पास पीछे मुड़कर देखने का कोई विकल्प नहीं है। शिवसेना को अपनी ताकत पर यहां से आगे यदि बढ़ना पड़ा तो उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें होंगी। कद्दावर नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और उनके साथ जो कद्दावर नेता हैं यानी कि शरद पवार, उनके भी नेता शरद पवार को अकेले छोड़ पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में यहां से आगे क्या वो शरद पवार पर और भरोसा कर सकते हैं, या फिर शरद पवार उन्हें किसी ऐसी जगह पर ले जा रहे हैं जहां से उनकी वापसी राजनीति में संभव ही नहीं है। इस पूरे विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ और एनालिस्ट वैभव पुरोहित।
वैभव पुरोहित जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। वैभव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब जब शिवसेना के भीतर से ही ऐसी आवाज उठने लगी है कि अपने दम पर आगे बढ़ो, तो आप क्या कहेंगे? अब शिवसेना के लिए यही आखिरी कदम बचा है? देखिए, शिवसेना के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। हालाँकि शिवसेना काफ़ी समय से एक अपनी पार्टी बढ़ाना चाहती थी, अपने आप को नंबर 1 लेके जाना चाहती थी। ये वो पहले भी जब भाजपा के साथ गठबंधन हुआ करता था, तो वो बड़े भाई की भूमिका निभाती थी और वो हमेशा से चाहती थी कि वो नंबर 1 की पार्टी बनी रहे महाराष्ट्र में। मुख्यमंत्री उन्हीं का बने, ये उनका सपना था। इसी सपना के पीछे उन्होंने शिवसेना बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ा और उसके बाद एक बार तो चारों पार्टी ने अलग-अलग चुनाव लड़ा, तो उसमें भी उन्होंने अपनी एक पोज़ीशन देख ली कि वे कहाँ तक है। लेकिन हर राजनीतिक पार्टी की यही मनोकामना होती है कि हम सबसे मजबूत हो, हमारी पूरी प्रदेश में हमारी पार्टी सबसे मजबूत रहे। तो ये कोई नया बयान नहीं है शिवसेना की तरफ से कि हमें अकेला चलना है। हाँ, महाविकास अघाड़ी की जब हम बात करते हैं, महाविकास अघाड़ी से निश्चित तौर पर उनका थोड़ा भरोसा कम हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस के साथ वैसे भी उनके वैचारिक मतभेद थे। उन्हें महाविकास अघाड़ी में अगर कोई जोड़ने वाली जो कड़ी थी, वे शरद पवार ही थे और शरद पवार खुद अब कमज़ोर हो चुके हैं, तो वे ये देख रहे हैं कि कहीं न कहीं अब हमें ज़्यादा महाविकास अघाड़ी से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा नहीं, इसलिए हमें अब अपनी राह खुद चुननी होगी। हालाँकि राह बहुत मुश्किल है, लेकिन ये उनकी सोच है कि अब हमें आगे चलना चाहिए, क्योंकि शिव सैनिक भी ये चाहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री बने, हमें पार्टी बढ़ाने का मौका मिले। उन्हें लगता है कि हमारे साथ सिम्पैथी है, तो इसलिए वे चाहते हैं कि हमारी बयान कुछ नया नहीं है, लेकिन वे अब अपना रास्ता अलग करने की एक मनोकामना सोच रहे हैं। वैभव जी, कुछ जम नहीं रही है। मामला कुछ ऐसा बन रहा है कि जब दो नेता ताकत नहीं, सहानुभूति के आधार पे आगे बढ़े कि भैया मुझ पर अत्याचार हुआ है, मुझ पीड़ित को कोई मदद करो। एक आदमी यदि ऐसा हो और उसके पीछे बड़ी ताकत हो, तो निश्चित तौर पर रिजल्ट आ सकता है। जब दो बड़े नेता सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति लेकर आगे बढ़े, तो क्या लोग उन्हें सहानुभूति देंगे और इतनी बड़ी सहानुभूति दें कि वो 150 सीट पा जाए? नहीं, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये उस सहानुभूति को वोटों में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कार्यकर्ता चाहिए, आपके पास नेता चाहिए, जो इस वक़्त दोनों ही पार्टी से चिटक गए हैं। आप अब आप कह सकते हो कि बारामती में दबदबा शरद पवार का है, लेकिन जो नीचे लेवल पे जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो लोगों की जो भावना है, वो अजीत पवार के साथ है। अजीत पवार को वहाँ के वो सर्वमान्य नेता बन चुके हैं एनसीपी में भी। और पवार साहब का जो एक मैनेजमेंट था, लेकिन बारामती के आसपास जो भी वेस्टर्न महाराष्ट्र की आप अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं पावर शिफ्ट और जो पार्टी की जो संगठन है, वो थोड़ा बहुत अजित पवार के साथ जा चुका था। और रही बात सेना की, तो सेना ने तो अपने कई कद्दावर नेता शिंदे ग्रुप के साथ जा चुके हैं। तो जो वोट आप लाते हैं, सहानुभूति को वोट में कन्वर्ट करने के लिए एक नेता तो होता ही है, वो सहानुभूति क्रिएट कर सकता है, लेकिन वोटर को उस सहानुभूति तक वो जो होना चाहिए, जो कॉम्बिनेशन, वो एक कार्यकर्ता होता है, और वो कड़ी मिसिंग है दोनों ही पार्टी में इस वक्त। हालांकि एनसीपी में भी हम काफी जल्दी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मोटा मोटी यही होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जब अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें, तो वैसे ही सीट शेयरिंग को लेकर बहुत ज्यादा खींचातानी चलती हुई हमने पिछले दिनों में देखी, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी ये दोनों के ही कई सारे नेता उन सीटों को क्लेम कर रहे थे जो सीट आज की तारीख में एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता लेकर बीजेपी के साथ में बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर के कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना, इनके बीच इस बात को लेकर पहले से ही टकराव था कि जो सीटें
शिवसेना जीत चुकी है और अब वो नेता पार्टी छोड़ के चला गया है, उन सीटों के बारे में पुनर्विचार किया जाए। ये टकराव वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और अब ऐसे में जब एनसीपी पार्टी के खुद नेता ही चले गए हों, अब सीट शेयरिंग की बात क्या हो भी सकती है? आपको लगता है अब सीट शेयरिंग महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग ये गड़बड़ जाला पूरा हो उसके पहले सीट शेयरिंग के बारे में कोई चर्चा हो पाए? सीट शेयरिंग तो बहुत दूर की बात है। पहले दोनों पार्टियां अपने कुनबे को संभाल के रखे, यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। चुनाव जीतना तो अलग बात है, पहले अपना अस्तित्व बचाए, अपनी पार्टी बचाए, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। सीट शेयरिंग की तो मेरे ख्याल से अब तो किसी भी नेता और किसी पक्ष के दिमाग में ये बात भी नहीं आ रही होगी। और वैसे भी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग होना बहुत ही डिफिकल्ट नजर आ रहा था, क्योंकि ये जहां जहां से शिवसेना जीती है वहां पर कहीं ना कहीं एनसीपी और कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत मजबूत उनके पास थे। और अगर उसका एडजस्टमेंट कैसे होता, ये नजर नहीं आ रहा। कई सीटों पर अगर आप देखें जहां शिवसेना जीती है, वहां पर, और वो उनके सांसद अभी बीजेपी शिवसेना गठबंधन एक साथ हो चुका है, वहां पर एनसीपी और कांग्रेस के एक और दूसरे नंबर पर उनके उम्मीदवार थे। और मार्जिन भी कुछ ज्यादा नहीं था। अगर कई जगहों पर तो वंचित बहुजन आघाड़ी के अगर मतों को अगर हम साइड कर दिए तो उनकी वो जीत भी सकते थे, ऐसा कांग्रेस एनसीपी ये मानती थी। लेकिन अब ये दोनों अलग हो चुके हैं, तो पहले दोनों ही पार्टी शिवसेना कांग्रेस को तो अपना कुनबा संभाल के रखना पड़ेगा, और उसके बाद ही कुछ सीट शेयरिंग की बात हो सकेगी। देखिए, अब हमें कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे चर्चा करनी चाहिए वैभव, क्योंकि शिवसेना यदि कांग्रेस और एनसीपी के साथ आगे बढ़ती है तो एनसीपी के पास तो खुद की पार्टी ही नहीं है, उनकी पार्टी के भीतर क्राइसिस चल रहे हैं और ये क्राइसिस कितने चलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है और तब तक चुनाव भी डिक्लेयर हो जाएंगे। ऐसे में समस्या बढ़ने वाली है। यदि बीजेपी, एनसीपी और शिंदे गुट की शिवसेना का अलायंस बना रहता है और शिवसेना पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना पड़ता है, क्या उनके लिए पॉसिबल है मैदान में टिक पाना? बहुत मुश्किल है उनके लिए मैदान में टिक पाना, क्योंकि बीजेपी के पास ज्यादा बीजेपी का एक इक्वी बैलेंस हो रहा था, उन्होंने शिंदे गवर्नमेंट से जो गेन नहीं हो रहा था। लेकिन अब क्योंकि अजित पवार आ चुके हैं, उनके पास उनको गेन हो रहा है। लेकिन अब ये बहुत चीजें ऐसी है जो समय लगेगा क्लियरिटी होने को। अभी तक तो एनसीपी की पोजीशंस क्या है, अभी तक तो सबसे बड़ी बात है कि एनसीपी के नंबर्स क्या है, कितने एमएलए अजित पवार के साथ है, क्या सांसद कितने साथ है, वो भी अभी तक क्लैरिटी नहीं। तो समय लगेगा इस चीज को, बहुत जल्दबाजी है थोड़ी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, आप इस शो में आए और हमसे बातचीत की। कुल मिलाकर इस राजकीय लड़ाई का यदि सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हुआ है तो शरद पवार के बाद वो हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे को कुछ फैसले करने हैं, उन्हें तुरंत ही ये फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि यदि वो ये फैसले तेजी से नहीं करते हैं तो वो चुनाव को दो दो हाथ नहीं कर सकते। एक तरफ सीट शेयरिंग की चर्चा बंद, क्योंकि एनसीपी में क्राइसिस हो चुकी है। दूसरी तरफ वज्र महामूठ जो सभा हो रही थी, वज्रमूठ सभा, वो भी बंद, क्योंकि एनसीपी में क्राइसिस चल रहे हैं। दूसरी तरफ चुनाव के लिए जो प्रक्रिया आगे बढ़ानी थी वो भी बंद, क्योंकि किसके पाले में कौन सी सीट आएगी इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं। मोदी सरकार के सामने जो बड़ा गठबंधन बनने जा रहा था उसकी मीटिंग भी डिले हो गई और अब शिवसेना के भीतर से यह मांग उठने लगी है कि शिवसेना अपने दम पे आगे बढ़े ताकि कम से कम वो चुनाव की तैयारी अपने बलबूते पर कर पाए। बात बिल्कुल साफ है कि अजीत पवार ने चाहे किसी की भी खिचड़ी बिगाड़ दी हो, लेकिन सबसे ज्यादा असर उद्धव ठाकरे को ही पड़ा है और आने वाले दिनों में
क्या होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।